से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक, यहाँ से जय हिंद दोस्तों, टॉप लर्न विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर को समझने से पहले मेरी एक छोटी सी बात समझो कि देखो, आप आए इस वीडियो को देखोगे, कब तक देखोगे? 2 से 3 मिनट देखोगे, इसके बाद चले जाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो देखोगे ना, जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखना। समय की वैल्यू बहुत है, ये समझो, मात्र समझ लो। आपके पास 3 महीने बचे हैं। अब ये समझो, किसी बंदे को 3 घंटे बाद फांसी है। कितनी? 3 घंटे बाद फांसी है। वो क्या करेगा? एक एक पल उसके लिए कीमती है। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 से 4 महीने बचे, जिसके लिए आपको एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, पहले वो समझ लेते हैं। हम सबसे पहले इसमें समझेंगे परिचय। हम इस चैप्टर में सबसे पहले प्राथमिक क्रिया का समझेंगे परिचय, फिर हम समझेंगे आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है हमारा प्राथमिक क्रिया। फिर हम प्राथमिक क्रिया के प्रकार समझेंगे। फिर हम इसी में समझेंगे अखेटा क्या है, संग्रह क्या है, क्षेत्र क्या है। इसमें क्षेत्र हम 8 से 10 क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद समझो कि हम चलवासीय, पशुचारण और वन्यजीव पशुधन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम अंतर पढ़ेंगे। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कृषि क्या है, फिर निर्वाह कृषि क्या है, फिर इसके प्रकार, फिर उसकी विशेषताएं समझेंगे। फिर हम रोपण कृषि के बारे में समझेंगे। यहाँ से तो 100% की क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये भी मतलब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर स्थानांतरित कृषि, फिर झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मिश्रित खेती के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दहन कृषि के बारे में, ट्रक कृषि के बारे में, डेयरी कृषि के बारे में, ऋतु प्रवास के बारे में, और इसके हम विशेषताएं भी कहीं कहीं समझेंगे। फिर हम इसके बाद समझेंगे कहीं कहीं, फिर इसके बाद समझेंगे हम खनन। फिर हम अदर चीजें भी समझने वाले हैं। मतलब यहाँ से देखो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं तो ये समझना, चलवासी पशुचारण और वन्यजीव पशुचारण, रोपण, स्थानांतरित कृषि। ये 4 से 5 ऐसे टॉपिक है जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझने वाले हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो आप अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जो भी डाउट हो तो मुझे बताना। वैसे तो मैं कोई भी डाउट आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारे टॉपिकों को अच्छे से समझाऊंगा आपको। आइए हम समझते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे परिचय को। मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं परिचय। परिचय में देखो, समझो कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के साथ, अर्थात मनुष्य के जन्म के साथ ही पोषण और उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। परिचय में एक बार और समझो कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के साथ ही पोषण और उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इसके बाद हमें समझना है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब है जिसमें आपको आय प्राप्त हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं मानव के उन कार्यकलापों को जिनमें से आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझो कि आय प्राप्त मतलब आय कहीं से भी, जैसे मतलब आपकी कहीं से भी आपकी इनकम प्राप्त होती है। आप कुछ भी काम करते हैं, आप काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी को आय बोलते हैं। आय को ही आर्थिक क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव की क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्रियाएं, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है प्राथमिक क्रियाएं। फिर द्वितीयक क्रियाएं, फिर तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं में बांटा गया है। हमारा पहला पॉइंट है प्राथमिक क्रियाएं। हमें समझनी है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया में समझो कि प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वस्तु पर निर्भर रहता है। अर्थात मनुष्य जो होता है वो प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर रहता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक क्रिया को और शॉर्ट में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कच्चा माल, मतलब प्रकृति से प्राप्त हमें कच्चा माल को हम प्राथमिक क्रिया के अंदर, जहां पर भी प्राथमिक मतलब कच्चा माल आ जाए, मतलब आपको माइंड में ये समझना है कि कच्चा माल, जैसे कच्चा माल में क्या क्या हो सकता है। मान लो आपके पास गेहूं है, क्या है आपके पास, मान लो ये गेहूं है, क्या है गेहूं। गेहूं से क्या बनता है? आटा। क्या बनता है? गेहूं से आटा। आटा से क्या बनता है? रोटी। क्या बनती है? रोटी। क्या? रोटी। तो जो गेहूं है ये हमारा कच्चा माल है। कच्चे माल को हमने आटा में परिवर्तित किया, आटा से हमने रोटी में परिवर्तित किया। तो जो हमारा गेहूं है ये हमारा कच्चा माल हुआ। कच्चा माल को ही हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। आप कच्चे माल में कुछ भी रख लो, कुछ भी, XYZ कुछ भी, जैसे कि एग्जाम्पल में समझो जैसे कृषि, पशुपालन, अखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन करना आदि चीजें शामिल हैं। तो देखो, ये आर्थिक क्रियाएं
भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर करती हैं और इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, संग्रह करना, अखेट करना, संग्रह का मतलब एकत्रित करना, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य आते हैं। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आते हैं, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन, संग्रह करना अर्थात किसी भी चीज को एकत्रित करना, एकत्रित में जैसे भोजन एकत्रित करना, धातुओं को एकत्रित करना, ठीक है। और अखेट शिकार करना, मत्स्य पालन अर्थात मछलियों को पालन करना, लकड़ी काटना जैसे चंदन की लकड़ी काटना, और बहुत से लकड़ी काटकर हम जैसे लकड़ी काटकर हम कापियाँ किताब बनाते हैं, लकड़ी काटकर हम बहुत सी चीज़ों को निर्माण करते हैं, लकड़ी से हम कुर्सियाँ, मेज इत्यादि चीज़ों को बनाते हैं। ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अखेट एवं भोजन संग्रह। इसमें समझना है कि मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रह तथा अखेट है। देखो संग्रह का मतलब है किसी चीज को एकत्रित करना अर्थात भोजन एकत्रित करना, जैसे कि अब जैसे मैंने बताया भोजन एकत्रित करना, वैसे ही अखेट मतलब शिकार करना, ठीक है। अखेट में क्या है, अखेट का अर्थ है शिकार करना, क्या शिकार करना, और संग्रह का अर्थ है एकत्रित करना, ठीक है। आशा करता हूँ दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अखेट का मतलब है शिकार करना और संग्रहण का मतलब है एकत्रित करना, किसी भी वस्तु को एकत्रित करना। जैसे कि आप एक एक क्वेश्चन को एकत्रित करके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, वैसे अब ये भी समझ सकते हो कि आप कोई कोई एक एक पाई जोड़कर करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता है। धातुओं को इकट्ठा करना, साथ साथ में जैसे पशुओं का संग्रह करना, अर्थात किसी भी चीज को एकत्र करना उसे संग्रहण कहलाता है। अखेट का मतलब शिकार करना है। इसके हमें आगे समझना है कि संग्रहण 3 पैमाने पर किया जाता है, अर्थात जो संग्रह है उसे 3 पैमाने पर किया जाता है। पहला है जो जीविकोपार्जन संग्रहण, दूसरा है वाणिज्य संग्रहण और संगठित संग्रहण, जिनमें से प्रमुख ये 3 संग्रहण है जिससे हम मतलब किसी भी चीज को एकत्रित कर सकते हैं। अब हमें समझना है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखना है। जैसे पहला क्षेत्र है, ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो क्षेत्र और कहाँ पाए जाते हैं। जैसे चलवासीय पशुचारण, ये उत्तर अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका में, यूरोप, एशिया, टुंड प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप, एशिया, टुंड प्रदेश आदि में पाया जाता है। दूसरा है हमारा वाणिज्य पशुचालन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि में पाया जाता है। तीसरा है आदिकालीन निर्वाह कृषि, ये अफ्रीका, दक्षिण व मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग तथा दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। चौथा है हमारा विस्तृत वाणिज्य, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखो स्टेपेज के यूरेशिया देश में, ठीक है, और उत्तर अमेरिका के पेरिज में, और अर्जेंटीना के पंपास में, और दक्षिण अफ्रीका का वेल्डेस, और ऑस्ट्रेलिया का टाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैटरबरी घास के मैदान में पाए जाते हैं। पांचवा है डेयरी कृषि, ये कहाँ पाया जाता है, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, ठीक, कहाँ यूरोप में, कनाडा तथा न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। छठवां है हमारा सहकारी कृषि, ये पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली में पाया जाता है। तीसरा है पुष्प उत्पादन, ठीक, पुष्प उत्पादन ये नीदरलैंड में पाया जाता है, ठीक है। उद्यान कृषि ये पश्चिम यूरोप व उत्तर अमेरिका में, ठीक है। मिश्रित कृषि ये अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिम यूरोप, यूरेशियाई के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। सामूहिक कृषि ये सोवियत संघ में पाया जाता है। और 10 पॉइंट समझ गए। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा चलवासीय पशुचारण, क्या चलवासी पशुचारण। इसमें देखो समझो और इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, कि चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारगाह अर्थात चारा के लिए उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, मतलब अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। चलवासी पशुचारण में देखो क्या समझना है आपको, देखो सिंपल से बात समझना है कि चलवासी पशुचारण में जो समुदाय के लोग होते हैं वो अपने जानवरों के लिए पानी एवं घास, पानी और घास या पानी और चारा, ठीक है, की उपलब्धता अर्थात उनको उपलब्ध हो सके एवं गुणवत्ता के अनुसार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, जिसे चलवासी पशुचारण कहते
है। अब हम समझते हैं इसके आगे। अब हमें समझना है वाणिज्य पशुधन ये क्या है। ये यहाँ से भी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, टॉपिक बता दे रहा हूँ, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सारे टॉपिक से तो नहीं पूछ जाता, पर कुछ टॉपिक से पूछ जाता है, जिसमें से वाणिज्य पशुधन से भी पूछा जाता है। तो देखो समझो, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, ठीक। कहाँ पर किया जाता है? एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म में किया जाता है, और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। जो चलवासीय पशुचारण थे, वो चल चल कर अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के लिए चारा या पानी इकट्ठा किया करते थे। पर जो वाणिज्य पशुधन है, उसमें एक स्थान पर अर्थात निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर किया जाता था। चारे और घास की व्यवस्था एक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अब हमें समझना है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर क्या क्या होता है। तो अब हमें यह समझना है। तो पहले हम समझेंगे चलवासी पशुचारण के बारे में। तो देखो समझो इसमें कि चलवासी पशुचारण लोगों के जीवन निर्वाह का प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। देखो, चलवासी पशुचारण मतलब चल चल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर निर्वाह करना अर्थात जीवन को व्यतीत करना प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। चलवासी पशुचारण से आशय उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारागाह तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये चरवाहे स्थान पर ये चरवाहे घूमते चरवाहे कहलाते हैं। घूमते चरवाहों के निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग पशु पाले जाते थे, मतलब विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग पशु पाले जाते थे। अफ्रीका के पशुपालक गाय बैल पालते थे। अफ्रीका में क्या पाले जाते थे? गाय बैल पाले जाते थे। जबकि सहारा और एशिया के जो मरुस्थल में भेड़ बकरी और ऊंट को पाला जाता था, पशु पाले जाते थे, ठीक है। अब एक बार यहाँ से और समझो कि विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग पशु पाले जाते थे, जिनमें से अफ्रीका में गाय बैल और जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़ बकरी ऊंट आदि पाले जाते थे। तिब्बत में लामा जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में रिएंडर पाला जाता था। ये पशु इनकी संपत्ति और अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी कही जाती थी। देखो एक बार और इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। जल्दी जल्दी नहीं भागना, पर हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। कि चलवासी पशुचारण लोगों के जीवन निर्वाह का प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। पहले ये समझो, चलवासी पशुचारण से आशय यह है कि उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें पशुपालक उन अपने पशुओं के साथ चारागाह तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इन्हें चरवाहों को घूमते चरवाहे के नाम से जाना जाता था। घूमते चरवाहों के निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे, कुछ निश्चित क्षेत्र हुआ करते थे, जिनमें विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग पशुओं को पाला जाता था। अफ्रीका में पशुपालन के रूप में गाय बैल को पाला जाता था, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी ऊंट को पाला जाता था, ठीक है। और तिब्बत में लामा जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में रिएंडर नामक जानवर को पाला जाता था। ये पशु उनकी संपत्ति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती थी। ये था हमारा चलवासी पशुचारण। और अब हम समझना है वाणिज्य पशुधन। फिर में अंतर आप कंबाइन कर लेना, पहले इसका फिर उसको, ये दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। अब समझो वाणिज्य पशुधन पालन ये क्या था, इसका अर्थ क्या है। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता था और इसके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती थी। पहले समझो, और ये पूंजी प्रधान नहीं था, अर्थात इसमें पूंजी की व्यवस्था नहीं थी। इसमें मतलब कि आप इससे पैसे नहीं कमा सकते, कमाएंगे पर ना के बराबर, ठीक है। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता था। वाणिज्य पशुधन पालन में ज्यादा पॉइंट नहीं, बस इतने 3-4 पॉइंट है, उनको बस समझ लो कि वाणिज्य पशुधन पालन का निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र पर किया जाता था पालन, और इसमें चारे की व्यवस्था स्थानीय लोग करते थे। ये पूंजी प्रधान नहीं था, और जो चलवासी पशुचारण था वो पूंजी प्रधान था, ठीक है। और पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता था। ये था हमारा वाणिज्य पशुधन पालन। अब हमने समझ लिया है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर। अब हमें समझना है कृषि के बारे में। क्या? कृषि के बारे में।
प्राचीन कहावत है। क्या प्राचीन कहावत है? पहले ये समझो कि जहाँ उपजाऊ मृदा और जल है, कृषक मिलता है। यही है, बस यही दो लाइनें हैं जो प्राचीन कहावत है कि जहाँ उपजाऊ मृदा है, जल है, कृषक मिलता है। कृषि मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। उपजाऊ मृदा, जल, अनुकूल जलवायु तथा सभी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि विकास में सहायक होती हैं। अर्थात देश विकास में कृषि विकास होना देश को विकसित करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में फसलों को बोने, काटने तथा पशुपालन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। कृषि को एक बार और समझो कि प्राचीन कहावत है कि जहाँ उपजाऊ मृदा और जल है, कृषक मिलता है। कृषि मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। उपजाऊ मृदा, जल, अनुकूल जलवायु तथा सभी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि विकास में सहायक होती हैं। कृषि में फसलों को बोने, काटने तथा पशुओं की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये था हमारा कृषि। अब हमें समझना है निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि के बारे में समझो कि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती थी। निर्वाह कृषि कैसे होती थी कि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों में होती थी। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता था। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर हुआ करती थी। निर्वाह कृषि में आपको क्या समझना है, एक बार और समझो कि इस खेती की जो एक खेती की जाती थी वो जमीन के छोटे टुकड़ों में की जाती थी। इसमें खेती के आदिम औजार प्रयोग किए जाते थे। आदि औजार क्या क्या थे? फड़वा, हल आदि का उपयोग किया करते थे। परिवार या समुदाय के श्रमों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि परिवार के लोग मजदूर होंगे, ये तो समुदाय मतलब हमारे जो समुदाय हमारे पास में जो लोग रहते हैं गांव शहर में, वो मजदूर आकर काम करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल किए जाते थे। ये खेती मानसून पर आधारित हुआ करती थी, जमीन की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर किया करती थी। ये था हमारा निर्वाह कृषि। अब हम समझते हैं इसके आगे। आगे समझो, निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। निर्वाह कृषि के कितने भाग हैं? दो भाग। कौन कौन से? आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन कृषि क्या, इसे समझते हैं। निर्वाह कृषि कृषि का वह प्रकार है, ठीक है, जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण निर्वाह हेतु उत्पादन करता है। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होती है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, जिसमें स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत स्थायी नहीं होते हैं। ये थी आदिकालीन कृषि। इसमें देखो समझो कि निर्वाह कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण निर्वाह हेतु उत्पादन करता था। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं की जाती थी। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेती स्थायी नहीं होती है। अब हमें समझना है आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान देना। पहला, खेत का आकार। ये खेत जो होते थे वो छोटे छोटे होते थे। कैसे होते थे? खेत छोटे छोटे होते थे। कृषि की पद्धति कैसी थी उसमें समझो कि इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ करता था। खेत का उपजाऊपन समाप्त होने के बाद उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता था। देखो इसमें भी यही चीज लिखी है और इसमें भी यही चीज लिखी है कि वो क्या करते थे कि प्राचीनतम, देखो निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, जिसमें स्थानांतरित कृषि भी इसे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी इसे कहते हैं। पहले बात तो ये समझो कि आदिम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। वैसे कृषि की पद्धति कैसी थी कि जिसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काट देता था। क्या करता था? काट देता था। काट कर या जलाकर साफ करता था। खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर, मतलब खेती करते थे तो 1-2 साल, इसके बाद जब उपजाऊपन समाप्त हो जाता था तो उस स्थान को छोड़कर भूमि का नया भाग जो होता था, अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करते थे। औजार समझो, इनमें औजार कौन कौन से थे? औजार पारंपरिक हुआ करते थे, जैसे लकड़ी का हल, कुदली मतलब कुल्हाड़ी, एवं फावड़ा अर्थात फड़वा। ठीक है, यह औजार ये किस क्षेत्र में पाए जाते थे? ये अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि में पाए जाते थे।
ये थे कुछ पॉइंट आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताओं के। अब हम समझेंगे गहन कृषि के बारे में। तो आओ समझते हैं गहन कृषि। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गहन निर्वाह कृषि के बारे में हमें समझना है। तो इसमें क्या समझना है कि गहन निर्वाह कृषि के मुख्य दो भाग हैं। इसके भी दो भाग हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि के कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? चावल प्रधान कृषि और चावल रहित निर्वाह कृषि। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है चावल प्रधान गहन कृषि के बारे में। किसके बारे में समझना है? चावल प्रधान कृषि के बारे में। तो इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते थे। ये भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता था। चावल प्रधान में क्या समझना है? चावल प्रधान गहन के निर्वाह में इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर कृषि बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि करते थे। ये भूमि का जनसंख्या में दबाव अधिक होता था। अब हमें समझना है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो कुछ विशेषताएं भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ना कभी कभी, तो उसे समझना है। इसमें चावल मुख्य फसल होती थी। ठीक है, चावल प्रधान गहन कृषि में चावल प्रमुख कृषि होती थी। ठीक है, प्रमुख फसल होती थी। सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती थी। फिर अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता था तथा खेत एक दूसरे से दूर होते थे। तीसरा कि भूमि का गहन उपयोग होता था, मतलब बहुत अधिक उपयोग होता था भूमि का। एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व था। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता था। भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद व हरी खाद का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब मानसून एशिया के घने बसे प्रदेश में पाए जाते थे। इसको एक बार और अच्छे समझो। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के मुख्य विशेषताओं में पहला समझो कि जिसमें चावल मुख्य फसल हुआ करती थी, जो सिंचाई पर निर्भर हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट में अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा हुआ करता था तथा खेत एक दूसरे से काफी दूर हुआ करते थे। तीसरे में समझो कि भूमि का गहन उपयोग होता था एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व हुआ करता था। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगकर काम करता था। चौथा पॉइंट समझो कि भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग करते थे। और पांचवा है कि मानसून एशियाई घने बसे प्रदेश में। ठीक है, ये था हमारा चावल प्रधान गहन कृषि के प्रमुख विशेषता। अब हम समझते हैं इसके आगे। अब हमें समझना है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब हमें समझना है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें समझना है कि इस कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती थी। देखो, चावल प्रधान कृषि में मुख्य फसल होती थी, पर इस चावल रहित में इसमें चावल मुख्य फसल नहीं हुआ करती थी। इसमें अदर हुआ करते थे। इनके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ तथा सोरपम, ठीक है, सोरपम आदि फसलें बोई जाती थी। इस कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं हुआ करती थी। इसमें गेहूं, सोयाबीन, जौ, राई आदि प्रमुख हुआ करती थी। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख विशेषताएं समझिए। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनमें सिंचाई की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता था। खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुआ करते थे। मशीनों के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा किए जाते थे। मुख्य क्षेत्रों में ये मुख्य क्षेत्र कौन कौन थे? उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु के मैदान भाग अर्थात भारत। ठीक है, ये थे कुछ विशेषताएं। एक बार और समझो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की कुछ मुख्य विशेषताएं और हैं, उनको समझो अच्छे से एक बार। कि ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती थी जहाँ चावल की फसल पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी, इसलिए इनमें सिंचाई की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता था। खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुआ करते थे। मशीनों के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा किए जाते थे। मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा नदी के मैदान भाग भारत है। ये था चावल रहित गहन कृषि के विशेषताएं। अब हमें समझना है रोपण कृषि के बारे में कि ये रोपण कृषि क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था
ये इम्पोर्टेंट के साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो समझो कि रोपड़ कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले व अनानास के पौधे लगाए जाते हैं। रोपड़ कृषि कैसी कृषि है? व्यापारिक कृषि है। इसके अंदर बाजार में बेचने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना आदि का उपयोग किया जाता है। रोपड़ कैसी कृषि है? तो रोपड़ कृषि एक व्यापारिक कृषि है, ये बात याद रखना। अब हम समझे इसकी विशेषताओं को। अब हमें समझना है रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी। तो इसमें समझो, इसमें कृषि क्षेत्र बागान का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। जो क्षेत्र हुआ करता था वो बागान का जाता था, बागान का जो आकार हुआ करता था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। बागानों की स्थापना व उन्हें चलाने या रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये कैसी थी? ये एक व्यापारिक थी। ठीक है, कैसी थी? व्यापारिक कृषि हुआ करती थी। इसलिए बागानों के स्थान मतलब ये जैसे बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े हैं, तो उनका रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हुआ करती थी। बस सिंपल से ये है। इसमें उच्च प्रबंध, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता था। अब देखो व्यापारिक है तो यार इसमें इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, अर्थात टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, वैज्ञानिक की उच्च स्तरीय तकनीक लाना पड़ता था, उनका उपयोग किया जाता था। यह एक फसल थी, यह एक फसली यह एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता था। मतलब ये एक ऐसी फसल हुआ करती थी जो मतलब कृषि के लिए हुआ, मतलब व्यापारिक के लिए हुआ करती थी, जिस पर मतलब पूरा फोकस किया जाता था, पूरा मतलब ध्यान इसी में दिया जाता था। इसमें काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। मतलब अब इसमें जो व्यापारिक है प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा तो मतलब कि इसमें कृषि मतलब जो मजदूर हुआ करते थे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुआ करती थी। ये था हमारा रोपड़ कृषि की प्रमुख विशेषताएं। अब हमें समझना है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या है उसे समझना है, स्थानांतरित कृषि के बारे में। तो स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है। स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरणीय कृषि कृषि का वह प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा, मतलब कोई भी भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद उसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसे ही कृषि के लिए चुना जाता है। पहले वे चुने गए टुकड़ों को पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। एक बार इसको और समझो स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है। स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरीय कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा, मतलब कोई भी भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल के लिए प्रयोग में लिया जाता था। उपजाऊपन खत्म होने के बाद उस टुकड़ों को छोड़कर उसको परित्याग कर दिए देते हैं, फिर दूसरे टुकड़ों को इसी प्रकार लेते थे और पहले टुकड़े पर प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता था। ये था हमारा स्थानांतरित कृषि। अब हम समझते हैं इसी के आगे का एक पॉइंट और है, उसे समझो कि भारत में उत्तरी पूर्वी स्थानांतरित कृषि में झूमिंग कृषि या झूम खेती कहते हैं। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं और मलेशिया में इसको क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झूम खेती या झूमिंग खेती। झूम खेती क्या है, झूमिंग खेती क्या, उसे समझते हैं। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है। देखो झूमिंग खेती में समझो कि इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती हैं, जिसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्रों में वन जलाकर मतलब नई कृषि भूमि तैयार करता है। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में इसे झूमिंग या झूम कृषि कहा जाता है। इसमें एक और चीज झूम झूम कर, जैसे कि कोई दारू पी और झूम झूम कर वहीं डांस करता है, झूम झूम कर वो नाली में गिरता है, वैसे समझो झूम झूम के। कि पहले देखो क्या हुआ करता था कि पहले चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था, मान लो जंगल ही जंगल हुआ करता था, पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। अब जिनमें से मतलब पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जमीन है कहाँ नहीं, तो क्या करते थे जो हमारे कुछ मतलब जो पहले के जो लोग थे, पहले के लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे स्थानों पर, जैसे कि पहले यहाँ पर कहीं खेती किया, लकड़ियों को काट दिया, वनस्पति को काट कर यहाँ पर खेती किया, फिर यहाँ से क्या खत्म हो जाता है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, फिर यहाँ से वो यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ से वो यहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसे झूम झूम कर ऐसे 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 खेती करते
है। इसी को झूमिंग खेती कहते हैं। अर्थात झूम झूम कर खेती करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान चौथे स्थान पर जाना, उसी जंगल में खेती करना। अब एक तो एग्जाम्पल ये यहाँ से आप ऐसा करूँ आपको समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार और इसे समझो। ये पता चला जैसे कि आप इसको पहले कहाँ गए, स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से घर, मतलब आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। इसी को एक प्रकार से झूमिंग खेती कहते हैं। आशा करता हूँ आपको झूमिंग खेती समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे इसके मिश्रित कृषि के बारे में। क्या? मिश्रित कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर अर्थात कुत्ता आय के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। मिश्रित कृषि में समझो, मिश्रित कृषि का मिश्रित का मतलब क्या? मिक्स कर देना, किसी चीज को मिक्स कर देना। तो इसमें किस किस को? फसल उत्पादन को और पशुपालन को, दोनों को क्या कर दिया गया? मिलान कर दिया गया, अर्थात समान महत्व दिया जाने लगा, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे समझते हैं मिश्रित कृषि की विशेषताएं क्या क्या है। तो समझो कि चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इनमें कई प्रकार के इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख हैं। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेई का कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप वाले भागों में ये कृषि की जाती है। आशा करता हूँ आपको मिश्रित कृषि की विशेषताएं और झूम खेती समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हमारा दहन कृषि। दहन का मतलब क्या होता है? आग। क्या? आग कहीं लग जाना। दहन का मतलब क्या होता है? आग, अग्नि। तो इसमें समझो मतलब जो हम झूमिंग कृषि के बारे में लिखा था वही हम इसमें भी लिख सकते हैं। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है, जिसमें बोए हुए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। मिट्टी के उपजाऊपन समाप्त होने हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्रों को जलाकर कृषि भूमि तैयार कर लेता है। मतलब दहन खेती और झूमिंग खेती के बराबर में आप एक ही लाइन को लिख सकते हैं, एक ही परिभाषा को लिख सकते हैं। दहन में क्या है कि मतलब जंगलों को, वनस्पतियों को जलाकर, मैं दूसरी लैंग्वेज में भी परिभाषा लिख सकता था पर आपको याद करने में दिक्कत होता, इसी वजह से मैंने सेम लिख दिया है। अब सेम भी है तो देखो, समझो कि मतलब दहन का मतलब क्या था? आग लगाना, अग्नि, जला देना, किसी चीज को जला देना। तो वनस्पति को काट कर जला देना था, उनको जली हुई राख के पर उर्वरक का कार्य करती थी। फिर वो वहां पर मिट्टी उपजाऊपन खत्म हो जाती थी, फिर वो नए तैयार कर लेते थे। बस यही है दहन कृषि। अब हमें समझना है ऋतु प्रवास के बारे में। क्या? ऋतु प्रवास के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नए चारागाहों की खोज में चलवासी पशु चारक समतल भागों को पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते थे। पर समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते थे। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारों ओर की ओर प्रवास करते थे। इसी गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। एग्जाम्पल में समझो कि जैसे कि जो गर्मी हुआ करती थी तो वो मैदान भाग से पर्वतों की ओर जाया करते थे, और जब शीत अर्थात ठंडी आया करती थी तो वो पर्वत से मैदानों की ओर आया करते थे। इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब एक स्थानांतरित करना, किसी चीज को स्थानांतरित करना, एक चीज से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना। वैसे कि आपके स्कूल से घर जाना, स्कूल से घर आना, ये भी एक प्रवास, ऋतु प्रवास का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसमें पर शीत ऋतुएं हैं, इसमें गर्मी है और इसमें सर्दी है, ये बात को आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं ट्रक कृषि क्या है। क्या? ट्रक कृषि। जहाँ केवल सब्जियों की खेती है, वहाँ ट्रक बाजार के मध्य दूरी रात भर में तय करते हैं, इसे ट्रक कृषि कहा जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब है? मतलब जहाँ पर सब्जियां होती हैं, अर्थात सब्जी होती हैं, फल होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक जो होते हैं वो रात को दूरी तय कर लेते हैं, उसी को ट्रक कृषि कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेयरी कृषि। डेयरी का क्या मतलब होता है? जहां पर दूध मिलता है उसी को तो डेयरी कहते हैं। आप तो इतना समझो, जहां पर दूध मिलता है उसी को डेयरी कहते हैं। तो अब इसको परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये एक विशेष प्रकार की कृषि थी।
कैसी थी? कृषि थी विशेष प्रकार की, जिसके अंतर्गत पशुओं के दूध के लिए पाला जाता था। पशुओं के दूध के लिए पाला जाता था। आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता में अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ा करते थे, जिनमें से दूध उत्पादन के लिए हुआ करते थे। डेयरी कृषि में भी आपको यही समझना है कि इसके अंतर्गत पशुओं के दूध के लिए पाला जाता था और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी को डेयरी कृषि कहते हैं। अब हमें समझना है डेयरी कृषि की विशेषताएं। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। ठीक है, मतलब हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें अवकाश से ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान देना। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर के लिए श्रमिक की आवश्यकता हुआ करती थी, अर्थात मजदूरी की आवश्यकता होती थी। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्र पर के समीप किया जाता था। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्र के समीप किया जाता था। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी यूरोप और कनाडा, न्यूजीलैंड आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमध्य सागरीय कृषि। इसको भी अच्छे समझते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। तो यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि, ये याद रखना, यहाँ से एक MCQ जरूर पूछेगा आपसे कि खट्टे फलों के उत्पादन पर कौन सी कृषि मतलब बल देती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि होती है। ठीक है, ये कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। ये विशेष प्रकार के कृषि होती है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है कि यहाँ सूक्ष्म कृषि भी कही जाती है। इसी को मतलब भूमध्य सागरीय को सूक्ष्म कृषि भी कही जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इन क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति की जाती है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा अर्थात शराब का उत्पादन किया जाता है। एक बार और समझो, भूमध्य सागरीय कृषि। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सूक्ष्म कृषि भी कही जाती है। गर्मी के महीने पर अंजीर और जैतून पैदा होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इस क्षेत्र में इनकी आपूर्ति की जाती है। और इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों की उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा अर्थात शराब तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सहकारी कृषि। क्या? सहकारी कृषि। यहाँ से अंतर पूछता है और कभी कभी सहकारी कृषि के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसको समझते हैं अच्छे से कि कृषकों द्वारा अर्थात किसानों के द्वारा एक समूह के रूप में सहकारी संस्था का निर्माण करके अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि कृषकों द्वारा अर्थात किसानों के द्वारा एक समूह के रूप में सहकारी संस्था का निर्माण करके अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था अपने सदस्य कृषकों के हर प्रकार की सहायता करती है। सहकारी संस्था अपने सदस्यों के कृषकों की हर प्रकार की समस्या का समाधान रखती है, सहायता करती है। ये तो 2 पॉइंट, इसके 3-4 पॉइंट और उनको आगे समझते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कि सभी सदस्यों में जो लाभ होता है उसे बराबर बांट लिया जाता है, अर्थात बराबर भागों में बांटा जाता है। इस सदस्यता में जो सभी सदस्यों में जो लाभ होता है वो बराबर भागों में बांट लिया जाता है। चौथा पॉइंट है कि सहकारी कृषि का प्रचलन एक शताब्दी पूर्व यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली आदि देशों में आरंभ हुआ था। डेनमार्क में इस कृषि को प्रणाली अधिक सफल रही थी। ये था हमारा सहकारी कृषि के 5 पॉइंट। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामूहिक कृषि। क्या? सामूहिक
कृषि, इसमें क्या समझना है कि सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का अस्तित्व जो था वो संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम का आधारित हुआ करता था। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि सामूहिक कृषि में जो उत्पादन एवं संसाधनों का स्वामित्व था अर्थात अस्तित्व था, जो इसका स्वामी हुआ करता था, जो स्वामित्व संपूर्ण था, उसका समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित हुआ करता था। सामूहिक कृषि मतलब जो समूह मतलब 20 से 25 लोग मिलकर किसी चीज का उत्पादन किया करते थे, उसमें से उस समाज का जो स्वामित्व हुआ करता था वो संपूर्ण समाज पर बराबर हुआ करता था, सामूहिक श्रम पर आधारित हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है कि जब कृषकों के लिए समूह द्वारा अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुपालन, पशुधन एवं श्रम आदि के मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से किया जाता था तो उसे सामूहिक कृषि कहते थे। मतलब वही मेरे कहने का मतलब कि 8 से 10 लोग या 20 से 25 लोग मिलकर कृषि करना, उसमें भूमि हो, पशुपालन एवं श्रम आदि के से मिलकर कार्य करना, परस्पर सहयोग से कार्य करना, उसी को सामूहिक कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कृषि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज पर अधिकार होता है तथा श्रम सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। इस कृषि में पूर्व सोवियत संघ भी समाजवादी सरकार ने आरंभ किया था। इस कृषि को पूर्व सोवियत संघ ने समाजवादी सरकार ने आरंभ किया था। यह था हमारा सामूहिक कृषि। इनमें अंतर लिखने को आता है, आप इनको अच्छे से समझकर लिखना। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा खनन। खनन में समझना है कि भूपट्टी से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन का क्या मतलब है? भूपट्टी से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन के दो प्रकार होते हैं। कितने? खनन के दो प्रकार होते हैं। खनन के दो प्रकार होता है, पहला भूमिगत खनन, दूसरा है धरातलीय खनन। भूमिगत खनन को हम कूपनीय खनन भी कहते हैं। भूमिगत खनन क्या है उसे समझते हैं। तो एक बार पहले खनन को और समझते हैं। भूमि पट्टी पर मूल्यवान धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन के दो प्रकार हैं, भूमिगत खनन और धरातलीय खनन। भूमिगत खनन को हम कूपनीय खनन भी कहते हैं। तो अब समझते हैं हम कूपनीय खनन या भूमिगत खनन क्या है। तो अच्छे समझो कि भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित होता है। भूमिगत खनन समझो कि भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित होता है। सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों पर अत्यधिक खर्च होता है। इसमें दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। खाने काफी गहराई पर होती हैं। खानों का मतलब होता है जहाँ पर हम भूपट्टी पर जहाँ पर हमें मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं उसे हम खोद कर निकालते हैं, धरती के अंदर से निकालते हैं, उन्हें भूमिगत कहते हैं। भूमि के अंदर जो वस्तुएं पाई जाती हैं उन्हें खान के रूप में जानते हैं। काफी गहराई पर होती हैं। इन खानों पर वेदन मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। भूमिगत खनन में समझना है कि भूमिगत खनन जोखिमपूर्ण होता है, असुरक्षित होता है। सुरक्षित उपयोगों का उपकरण अत्यधिक खर्चा होता है। इसमें दुर्घटनाएं होने की अधिक संभावना होती है। खाने का भी गहरी होती है। बस इतना ही आपको लिख देना, बस बहुत है। अब हमें समझना है इसके आगे। धरातलीय खनन क्या है उसे समझ लो। धरातलीय खनन है जो धरातलीय खनन है वो अपेक्षाकृत आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। इस खनन में सुरक्षात्मक उपयोगों एवं उपकरणों पर अत्यधिक खर्च नहीं होता है। बस उसका अपोजिट लिखते चले जाना है। अपेक्षाकृत कम होता है। खनिजों के भंडार धरातल पर निकट ही कम गहराई पर मिल जाते हैं। देखो इसमें और उसमें अंतर समझ लो। भूमिगत खनन और धरातलीय खनन में भूमिगत खनन जो होता है वो जोखिमपूर्ण होता है और असुरक्षित तथा सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों पर अत्यधिक खर्च होता है। धरातलीय खनन अपेक्षाकृत आसान व सुरक्षित होते हैं, सस्ता होता है। इस खनन में सुरक्षात्मक उपयोगों के लिए उपकरणों पर अत्यधिक खर्चा नहीं होता है। इसमें अब इसके आगे समझ लो कि ये गहरी खाने इसकी गहरी होती हैं, इसकी खाने एकदम की निकट होती हैं। बस यही है इसमें धरातलीय खनन में। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हमारा खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक जो खनन होते हैं, खनन को प्रभावित करने वाले दो कारण, पहला भौतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। तो पहले समझते हैं भौतिक कारण। इनमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। खनिजों की अधिक गहराई, खनिजों में धातु की मात्रा का कम प्रतिशत तथा उपभोग के स्थानों पर अधिक दूरी खनिजों के खनन के व्यय को बढ़ा देती है। व्यय को मतलब खर्च को बढ़ा देती है।
भौतिक कारण में इनमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। खनिज की अधिक गहराई खनिजों की धातु की मात्रा को कम प्रतिशत तथा उपभोक्ता के स्थानों पर अधिक दूरी खनिज के खनन के व्यय को बढ़ा देती है। ये था हमारा भौतिक कारण। अब हमें समझना आर्थिक कारण। इसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, पूंजी उपलब्धता, यातायात व श्रम पर होने वाले खर्च आता है। किस में आता है खर्च? इसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, पूंजी भी उपलब्धता मतलब उपलब्ध कराने के लिए, यातायात एवं श्रम पर होने वाला खर्च आता है, जिसे आर्थिक कारण कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर होता है चैप्टर समाप्त। मैं आशा करता हूँ आपको इस सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। इसका चौथा चैप्टर के बाद हम 5वां, 6वां, 7वां जल्दी हम पढ़ेंगे, जिससे मैं आपका पूरा सिलेबस को कवर करा दूंगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी करवा दूंगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।